एक व्यक्ति, एक ठेकेदार आपके पास आता है और वो आपको काफ़ी बड़ा रकम ऑफर करता है, पेशकश आपको करता है और आप उसको मना कर देते हैं, जैसे जो कि आपको करना चाहिए एक अधिकारी होने के नाते। वो जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपके गृह जनपद में जाता है, आपका घर पता करता है और आपके बड़े भाई को बहुत सारा जो है पैसा ऑफर कर देता है। आपके बड़े भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन किसी ज़रूरत में वो फंसे हुए हैं, उन्हें पैसे की अविलंब ज़रूरत है। थोड़ा सा वो डगमगा जाते हैं और पैसे को स्वीकार कर लेते हैं। वो आपको फ़ोन करते हैं और आप इस भावनात्मक दबाव में आकर के कि चलो भाई हैं और काम होने में कुछ संभावनाएं भी हैं, आपने उसको आउटराइटली मना कर दिया था, फिर आपको लगता है नहीं कुछ संभावनाएं निकल आई हैं, हो सकता है इससे किया जा सकता है, और आप उनका काम कर देते हैं उस ठेकेदार का जिसे आपने पहले मना कर दिया था। बाद में आपको पता चलता है बाद में कि उस जो काम आपने किया भावनात्मक अपने भाई के फोन करने पर, जिन्होंने आपको पढ़ाया भी है तैयारी के समय, पैसा भी दिया है, उन्होंने पैसा लिया था उस काम का, आपकी प्रतिक्रियाएं कितनी होंगी और क्या होंगी? सर क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर जो यह जो पूरी प्रक्रिया है वो आचरण नियमावली के अनुकूल नहीं है। इसमें पैसे के द्वारा किसी ठेकेदार का काम कराया गया है, इसका मतलब यह एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में जो भी अनियमितताएं हैं उनको मेरे द्वारा विभाग के सामने रखा जाएगा। तो आप अपनी ही कमी बताएंगे विभाग को? सर क्योंकि अगर आपने फोन करने पे दिया था, क्योंकि सर अगर कमी नहीं बताई जाएगी तो आगे चलकर यह मेरे करियर के संबंध में और बड़ी विकट समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए इसमें पारदर्शिता ही समुचित कदम होगा। नहीं तो क्या मतलब आप अपने भाई के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? भाई के खिलाफ? उन्होंने तो पैसा ले लिया सर, उसमें जो अनियमितता है उसके संदर्भ में। और भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? भाई के खिलाफ सर मेरी ये कार्रवाई होगी कि वो पैसा है उसकी जो भी जानकारी थी वो विभाग के सामने रखी जाए और वो पैसा है वो उनको आप कार्रवाई करने में सक्षम है ना, आप जिलाधिकारी हैं, आप मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं, उन्हें जेल भेज सकते हैं। आपकी कार्रवाई क्या होगी? सर उसमें वस्तुनिष्ठता बरतते हुए पूर्णतः मानकों के साथ उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई करेंगे आप? जेल भेज देंगे उनको? सर सारे निजी रिश्ते, भावनात्मकता, इमोशनल अटैचमेंट, उनका बलिदान सबको ताक पर रख के आप जेल भेज देंगे? सर वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता लोक सेवा के आधारभूत मूल्यों में से है, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है। तो क्या आप उनके फोन पे काम करना पसंद करेंगे? उन्होंने, आपने तो काम कर दिया उनका, तब तो आपने ये चीज सोची नहीं। सर यह अब गलती है। आप कार्रवाई की बात तो बाद में आ रही है, आपने तो अभी स्वीकार कर लिया कि आपने उनका काम कर दिया है। सर यह एक गलती है और इस आधार पर आगे आने वाली एक और गलती को दोहराना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। पहली बार आप उनके दबाव में आ जाएंगे जब वो फोन करेंगे तो? सर क्योंकि दो गलत सर एक सही नहीं बना सकते, इसलिए मैं दोबारा एक गलती और नहीं करूंगा। दोबारा ये गलती आप नहीं करेंगे? एक बार गलती लेकिन आप कर सकते हैं। उस गलती को मैं सुधारने के लिए विभाग के समक्ष जो भी तो मैं लिस्ट बनाता हूँ। नंबर 1, भाई पर एफआईआर लिखाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। जेल भेजेंगे? सर एफआईआर के बाद जो जांच प्रक्रिया का परिणाम होगा उसका पालन किया जाएगा। उसका पालन करेंगे? उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे? नहीं सर। लेकिन पहली बार अगर उनका फोन आता है तो फोन उनकी बात मान लेंगे भावनात्मक दबाव में? सर भावनात्मक दबाव में क्योंकि स्थिति के अनुसार तो मैंने पहले ही मान लिया है, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मैं फ़ोन पर इस बात को नहीं मानूंगा। हालांकि अगर वो उनका जो दावा है, उनकी जो कोई कॉन्टैक्ट पाने की अगर योग्यता है तो उनको निष्पक्ष रूप से दिया जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे भाई से फ़ोन करवाया इस कारण। ओके, चलिए। अच्छा ये बताइए, अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो संविधान का आर्टिकल 16(4) है, जो आरक्षण को व्यवस्था में संभव बनाता है, उसको इनेबल कराता है, वो अब किसी भी वर्ग का मौलिक अधिकार नहीं रहा है। इस पर आपका क्या अभिमत है? सर इस संदर्भ में बहुत ही ब्रीफ बताइएगा। सर मेरे अनुसार अनुच्छेद 16 क्लोज 4 को अनुच्छेद 46 के साथ देखना चाहिए, जहाँ पे यह राज्य का कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकार नहीं रखना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 46 के साथ पढ़ना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप मुझे स्पष्ट बताइए, आप इसको मौलिक अधिकार मानने के हक में है या नहीं है? एक जवाब दीजिए। यस सर, मौलिक अधिकार मानने के हक में। मौलिक अधिकार मानने के हक में। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आप असहमत हैं? सर असहमति नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, तो असहमति हो गई भाई, पुनर्विचार किया जा सकता है। तो अभी तो आप असहमत है ना? यस सर। आप स्टैंड लेने से क्यों डर रहे हैं? अभी तो असहमति आप बता रहे हैं ना? यस सर। कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गलत निर्णय लिया है। यस। आप उससे असहमत हैं, उसको मौलिक अधिकार रहना चाहिए, उसे राज्यों को विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए।
यस सर। हाँ, तो आप इतना संशय में क्यों हैं? कहिए हाँ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए सर प्लीज। मनोज शांत हैं? यस। अच्छा मनोज, मुझे बताइए, आप तो भूगोल पढ़ के आए हैं। एक सवाल मुझे हमेशा से परेशान करता है। दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम, शायद लगभग 10% लोग रहते हैं। ये अंतर इतना ज़्यादा क्यों? सर इसका एक तो मुख्य अंतर यह है कि जो मुख्य सभ्यताएं पली बड़ी, जिसको विश्व का पालना भी कहते हैं, वो उत्तरी अफ्रीका और एशिया के अंदर हुआ। इसलिए मानव का जो प्रवास था वो यूरोप और एशिया के अंदर केंद्रित रहा। और दक्षिणी, आप मान रहे हैं कि इसके कारण भौगोलिक नहीं है, इसके कारण जो है वो जनांकिकीय हैं, इसके कारण जो है वो हिस्टोरिकल है? इसके सर दोनों मिले जुले कारण हैं। भूगोल के हिसाब से, भूगोल के विद्यार्थी की तरह बताइए कि वरना बराबर बराबर बंटना चाहिए था। आधे ऊपर रहते आधे नीचे रहते तो 10-5% कम ज़्यादा। अगर भूगोल के सिद्धांतों के अनुसार अगर बताएं तो जिस प्रकार टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत यह कहता है कि मानव अपने उद्गम के उपरांत परिधीय क्षेत्र में गया है और दक्षिणी गोलार्ध उसकी अंतिम सीमा है। एशिया के बाद में दक्षिणी एशिया। लेकिन वो उत्तर की तरफ ही क्यों चला, दक्षिण की तरफ क्यों नहीं चल दिया? सॉरी सर, मैं ये स्पष्ट तरीके से अभी नहीं बता पा रहा। ऐसा तो नहीं कि बायोमास ही, लैंड मास ही उत्तर में ज़्यादा है और जाहिर है समुद्र में तो रहेगा नहीं। हाँ सर, यह एक कारण है सर। लेकिन लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन कितना, कैसे है? उत्तर में कितना है, दक्षिण में कितना है? सॉरी सर, प्रतिशत मुझे नहीं पता। चलिए छोड़ देते हैं। अब तो राजस्थान से आते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है और अक्सर हम लोगों के दिमाग में एक सामान्य छवि होती है कि हरियाली अच्छी चीज़ है, मरुस्थल रिलेटिवली एक नुकसान की हुई चीज़ है। लेकिन मरुस्थल के हरितीकरण के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मान लीजिए सारा राजस्थान एक बड़ा फॉरेस्ट बन जाए, सारा रेगिस्तान एक बड़ा फॉरेस्ट बन जाए, क्या नुकसान होगा? सर अगर रेगिस्तान के अंदर बहुत अधिक मात्रा में वृक्षारोपण कर दिया जाता है तो क्योंकि हमें पता है कि जितने अधिक वर्षा होंगे, वृक्ष होंगे, उतनी ही अधिक वर्षा होगी। और जो रेतीली मिट्टी है वो इतनी अधिक संगठित नहीं होती और इस वजह से अधिक वर्षा वहाँ पे तीव्र अपरदन और ये जो मड फ्लो है उसका रूप ले सकती है। इसका उदाहरण हमें वृक्षारोपण के परिणाम स्वरूप लद्दाख के रेगिस्तान में भी देखने को मिलता है। इसलिए इसका एक दुष्परिणाम नलिका अपरदन हो सकता है। मनोज, भारत के प्रधानमंत्री एक बार पिछले दिनों अमेरिका गए और वहाँ पर एक हौडी मोदी करके इवेंट हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक तरह का चुनाव प्रचार था। उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, फिर एक इवेंट हो रहा है केमचो ट्रंप करके, और उसके विषय में भी माना जाता है कि यह मूलतः चुनाव प्रचार है, क्योंकि गुजराती समुदाय बहुत प्रभावशाली है अमेरिका में, इसलिए उसको प्रभावित करने की कोशिश है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देशों का स्थानीय चुनावों में शामिल होना या उसमें एक मुद्दा बनना, खासतौर से भारत का, आपको लगता है कि ये एक स्वस्थ चिन्ह है, एक स्वस्थ संकेत है, या आपको लगता है कि नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संतुलन होता है उसके खिलाफ है? सर एक इसका सकारात्मक बिंदु तो यह है कि यह भारतीय डायस्पोरा की ताकत को दिखाता है। और लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ रिपब्लिक हार गए, डेमोक्रेट्स आ गए, तब तो वो बदला लेंगे। यह इसका एक नकारात्मक पक्ष है। इसलिए हमारी जो विदेश नीति है वो पार्टी लाइन से हटकर होनी चाहिए, यह बेहतर होगा। मुझे बार बार सर के सवालों के बाद से लग रहा है कि आप कोई निर्णय नहीं देते हैं। मुझे बताइए कि केमचो ट्रंप भारत को होने देनी चाहिए थी या नहीं होने? एक राष्ट्रपति आ रहा है, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, बड़े महत्वपूर्ण लोगों से मिले और वापस जाए, उसे रैली क्यों करनी चाहिए? आपकी क्या राय? सर इसमें रैली के अलावा सर जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होनी है उसके लिए एक रैली की जरूरत है। रामलीला मैदानों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। वो तो आराम से किसी कमरे में, किसी होटल के अंदर, किसी बड़े जगह पर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? उसके लिए रैली क्यों चाहिए? सर उसके लिए रैली नहीं चाहिए, मगर वो अगर जनता से कांटेक्ट, आपकी राय बताइए। आप इस ऐसी कार्यक्रमों के पक्ष में हैं कि विपक्ष में? सर इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बढ़ता है। ट्रंप का गुजराती लोगों से मिलने से पीपल टू पीपल कैसे हुआ? ये तो राष्ट्रपति टू पीपल हुआ। सर एक संलग्नता को, ये भारत और अमेरिका के जो पक्ष में संबंध है उसकी संलग्न पक्ष में। यस सर। ठीक सर। हाँ मनोज जी,
आप का जो जिला है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता वहाँ है। से माननीय सांसद महोदय कौन से हैं? राहुल कसवा। तो उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत क्या किसी ग्राम पंचायत को गोद लिया है, उसको आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप कर रहे हैं? सर इसका मुझे पता नहीं है कौन सा जिला है, क्योंकि मेरा जिला हनुमानगढ़ है और जो लोकसभा क्षेत्र है वो चूरू है, और उनका जो आदर्श ग्राम जो क्षेत्र है वो तारानगर तहसील के अंदर एक गांव है। लिया है उन्होंने? यस सर। तो ये क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो क्षेत्र है कितनी प्रगति हुई है? क्या वो आदर्श ग्राम के रूप में तब्दील हो चुका है? सर आदर्श ग्राम योजना के तहत जो एमपी लेड फंड होता है उसके तहत उस निश्चित फंड का उपयोग करके किसी गांव को आदर्श ग्राम के रूप के अंदर परिवर्तित किया जाता है। लेकिन सर इस स्कीम की एक मुख्य समस्या है कि इसके अंदर निश्चित फाइनेंशियल चैनल नहीं बनाया गया है, और कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे ये पूरा ब्यौरा तैयार नहीं किया गया। इसलिए ये योजना मेरे ख्याल से अपने जो पूर्ण जो क्षमताएं थी उनको प्राप्त नहीं कर पाई है। अच्छा, भारत सरकार की एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बारे में कहा जा रहा है कि ऑन ग्राउंड जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, क्रियान्वयन का सवाल है, ये बिल्कुल फेल हो रहा है। जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो आज भी लाइन में लगे हुए हैं, उनको मेडिकेयर नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से घोषणा की गई थी, वादा किया गया। आप बताइए कि किस तरह की चुनौतियाँ हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में? सर इसकी जो मुख्य चुनौती है कि आयुष्मान भारत योजना है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करती है, और उसमें भी जो अस्पताल में भर्ती मरीज होते हैं उनके लिए इनकी इस स्कीम की सर सबसे बड़ी समस्या है कि यह एक बार फिर जो क्यूरेटिव केयर है उस पर ध्यान देती है, और प्रिवेंटिव और प्रमोटिव केयर पर ध्यान नहीं देती। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अगर और मजबूत किया जाता तो में और बेहतर परिणाम प्राप्त होते, और द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा के लिए एक बार पुनः उन्हें अपने लोगों को गांव से निकल के बड़े केंद्रों की तरफ जाना पड़ेगा, और बेशक उनको लाइनों में लगना पड़ेगा। इसलिए वो जो मौलिक उद्देश्य था वो प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, आपने राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन किया है, आप मुझे बताइए कि संग्रीला डायलॉग और रायसीना डायलॉग, इस तरह के डायलॉग्स क्या हैं और क्यों आयोजित किए जाते हैं? उनका राजनीतिक महत्व क्या है किसी देश के लिए? सर संग्रीला डायलॉग और जो रायसीना डायलॉग है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल थिंकर और डिप्लोमेसी के जो थिंक टैंक है वो वैश्विक जो चुनौतियाँ हैं, वैश्विक राजनीति की चुनौतियाँ हैं, आगे आने वाले जो अवसर हैं और किसी प्रकार के जो डिसरप्शन पैदा हो रहे हैं उस पर गंभीर विचार विमर्श करते हैं। इसलिए आगे की रणनीति तय करने के हिसाब से ये डायलॉग अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का एक प्रस्ताव आया था। आप मुझे बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति को अगर महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा तो क्या नियम है दोनों के लिए? जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है तो अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा से महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो 50% + 1 के बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि सीनेट है, सीनेट से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके उपरांत राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पूर्णतः पारित मान लिया जाता है, जबकि भारत में जो दोनों सदनों से उसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये इनमें एक मौलिक अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। मनोज, हेरिटेज होटल से आप क्या समझते हैं? सर हेरिटेज होटल मुख्यतः वे होटल हैं जो पहले पुराने दुर्ग होते थे और उनको होटल के रूप में मॉडिफाई किया गया है, और वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को दर्शाते हैं। तो आप इस विचार से सहमत हैं कि जो हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको हम कमर्शियल लाइंस पे कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए हम होटल्स में कन्वर्ट कर दें, बदल दें? सर यह प्रथम दृष्टया तो हमें यह देखने को लगता है कि यह संस्कृति का वाणिज्यीकरण है, लेकिन सर इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार जैसे हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग का किसी प्रकार कोई होटल का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी अब इम्पोर्टेंस खो दी और वो एक खंडहर में परिवर्तित हो गया। अगर किसी प्रकार से हम पूंजी का अर्जन करके उसका वाणिज्यिक उपयोग करके उसको बचा पाते हैं तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। अंतिम प्रश्न मनोज कुमार, आप फिल्म अभिनेता मनोज कुमार या अभिनेता और राजनीतिज्ञ मनोज तिवारी
या आप मनोज बाजपेयी फिल्म अभिनेता, किसी के साथ आपको लगता है कि आपके गुण मिलते हों? सर जो अभिनेता मनोज कुमार थे उनको मैं पसंद करता हूँ। कोई सामंजस्य उनके गुणों में और आपके गुणों में? सर सामंजस्य तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनका जो रियल लाइफ है वो तो मैंने नहीं देखी, केवल रियल लाइफ के बारे में जानता हूँ। उनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? पूर्व और पश्चिम के बारे में सुना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। थैंक यू। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। बैठिए मनोज। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा अनुभव रहा सर। अच्छा, पहली बार पे इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं सर, ये मेरा दूसरा यूपीएससी इंटरव्यू है। लास्ट टाइम कब दिया था आपने? 2016 में दिया था। कितने मार्क्स आए थे पर्सनालिटी टेस्ट में? 173। नॉट बैड। आप को पता ही है, इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, इसलिए आपको सब कुछ पता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात है। स्माइलिंग फेस भी है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है और ईमानदारी झलकती है आपकी बातों में। भाषा में पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, अच्छी हिंदी आप बोलते हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वालिटी। आपका इंटरव्यू कब है? 4 मार्च को है। तो थोड़ा सा आप जहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, कोशिश करें कि थोड़ा सोच लें 1 मिनट 2 मिनट मुझे बोलना क्या है, समझ रहे हैं ना। फिर उसको नाप के तौल के फिर एक निर्णय जो ले लिया उसको सपोर्ट करते हुए, निर्णय कोई विवाद नहीं होना चाहिए इस तरह की ले लिया मैंने ले लिया, कुछ पीछे कुछ चिंता कर लीजिए, मनन कर लीजिए कि नहीं हमें ये बोलना है, बोल के पीछे नहीं हटना है। फिर मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रिल किया जा सकता है। तो जब आपको ग्रिल किया जाता है तो आप थोड़े से विड्रॉ कर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स वगैरह अपना पढ़ लीजिए। वो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप। और इस बार रिटर्न कैसा गया है आपका? अच्छा, बस सेम सब्जेक्ट से गए हैं, इस बार निकल जाएंगे आप। मेरे हिसाब से आप इस बार निकल जाएंगे। हाँ, एक हाँ। बस मुझे जो कहना है कि जब भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए उसका एक ही नियम है कि उसे पहले मोड पे ही ब्लॉक करना है। जब मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास फोन आया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बोले नहीं सर, मैं उनको कहूंगा उस आदमी को दोबारा मेरे पास भेजिए, इतना तो मैं कर लूंगा कि आप मेरे भाई हैं तो ठीक है, मैं आपको आई विल गिव हिम अ सेकंड लिसनिंग, बट आई वोंट कंप्रोमाइज कि उनके कहने से मैं उसे काम दे दूं। आप वहीं फंस गए, फिर आप आगे गए, फिर और फंसते गए। जब भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए सारे इमोशन इश्यूज भूल जाइए। आई विल ब्लॉक इट ऑन द फर्स्ट टर्न। दैट इज द बेसिक थ्योरी ऑफ हाइपोथेटिकल जो एथिक वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले मोड पे ही डटक लगा दीजिए ताकि आगे निकले ही ना वो। ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा, कुछ जगह हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे जो प्रचलित अंग्रेजी शब्द हैं तो कभी कभी बीच में जरूर, जैसे आपने कहा द्वितीयक तृतीयक, प्राइमरी हेल्थ केयर तो समझ रहा है प्राथमिक, लेकिन द्वितीयक तृतीयक कहने में ना थोड़ा सा फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इंग्लिश के शब्द फिर कर सकते हैं। बाकी का जहां डिसीजन लेना, लेकिन मैं आपको में जैसे आपको ये आपको पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, कोई एथिक्स से रिलेटेड, समझ रहे हैं ना। तो आप वो जहां पैरवी आया, किसी का पैसे की बात आई, उसकी बात आई, पहले ही ब्लॉक कर दो उसको, आगे जाने नहीं है क्वेश्चन को। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।